हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। सबसे पहले वेलकम बैक टू आपका सहपाठी एंड सबसे पहले मेरी तरफ से आपको एडवांस में हैप्पी दिवाली। और आज हम जो इस सेशन में करने वाले हैं वो हम करेंगे आपके बिजनेस स्टडीज़ के 2 चैप्टर, फर्स्ट और सेकेंड हम पहले सैटरडेज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर जो है, और जो दूसरा चैप्टर है प्लानिंग। दोनों चैप्टर हम आज के इस वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि मुझे दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब जो ऑब्जेक्टिव थे वो इतने ज़्यादा नहीं मिले कि मैं एक दिन में केवल एक वीडियो कराती। और दूसरी चीज़ एक भी है कि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास भी, तो बहुत अच्छा है कि जितनी जल्दी से जल्दी आप लोगों का कवर हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो ज़्यादा बेटर है। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे चैट में ज़्यादा कोई है नहीं, तो स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। देखो फर्स्ट सबसे पहले हम कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन, हिंदी में है नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी। अब आपके 4 ऑप्शंस हैं, जुलाई 1990, जुलाई 1991, जुलाई 1992 और जुलाई 2001। अब देखो इनमें मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, मैं प्रॉब्लम्स उस तरीके से सोचती हूँ कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स होती थी। हमें बहुत बार क्या होता है, हमें ये याद रहता है कि जुलाई था, लेकिन एग्जैक्ट हमें याद नहीं होता। और अगर मान लीजिए कि जैसे हमें जुलाई याद है और यहाँ कोई दूसरे मंथ लिखे होते तो मैं बहुत आसानी से टिक कर सकती थी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि चारों ऑप्शंस हमें ऐसे दे दिए गए हैं। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको। तो जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो डिक्लेयर हुई थी 1991 में, जुलाई 1991 में। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की साइड। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये सारे। तो आपको कौन सा लगता है इनमें से, आप मुझे बता सकते हैं। जब तक आप लोग सोचो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। मैंने लास्ट वाले सैटरडे वाली क्लास में ही बोला था, ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये इसी फॉर्म में पूछे जाएंगे। हो सकता है कि आपको ये ऑब्जेक्टिव्स की तरह, मतलब जैसे मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं ऐसे पूछा जाए, या हो सकता है कि ये आपसे ट्रू फॉल्स की तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको पता होगा तो किसी भी फॉर्म में आए तो आप कर सकते हैं, है ना। तो देखो इसका आंसर है, जो इसके मेन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो ये तीनों ही कंपोनेंट्स मेन है। अगर मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं तो इसको एलपीजी के नाम से जानते हैं, मतलब सारे स्कूल्स में ये ज़रूर बताते हैं कि इसको एलपीजी बोला जाता है ना। तो इनको एलपीजी के नाम से जाना जाता है। बड़े आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक द बिजनेस एनवायरनमेंट, ऐसे वालों में आप ये वर्ड ज़रूर देखा करो कि जिसमें नॉट लिखा है या नॉट नहीं लिखा है, क्योंकि केवल एक वर्ड से पूरा इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है, ठीक है, कौन सा लक्षण नहीं है वो बताना है हमें। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है अनिश्चितता, कर्मचारी संबंधता या झंझट, इनमें से कौन सा नहीं है। अनसर्टेनिटी, एम्प्लॉयज़, रिलेटिविटी और कॉम्प्लेक्सिटी। आपको लगता है इनमें से कौन सा वाला सही है, आप जल्दी से बता सकते हो। तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। इसका आंसर आंसर डी, झंझट, इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है सामाजिक वातावरण का, ठीक है। फर्स्ट वाला दिया हुआ है मनी सप्लाई, सेकंड दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अभी के सेशंस में ये करवा रही हूँ आपको, ये हमारा बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड लास्ट चैप्टर है। अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये आंसर सही है, मतलब आंसर इसमें बी वाला ऑप्शन सही है या नहीं। थर्ड है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ फैमिली। हिंदी में बताऊँ तो मुद्रा की आपूर्ति,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारतीय संविधान या परिवार की संरचना। क्वेश्चन क्या था, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका। 3 लोग हैं अभी चैट में, आप तीनों मतलब हम 4 लोग ही पढ़ रहे हैं बस, आप 3 और एक मैं, तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका। इसका आंसर सही होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये मैंने आपको जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर करा रही हूँ मैंने उसमें बताया भी है, तो अगर आप लोग क्लास नहीं ले रहे हैं तो क्लास लेना शुरू कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की साइड। ग्लोबलाइजेशन सिग्निफिकेंस, मतलब वैश्वीकरण का अर्थ है, फर्स्ट दिया हुआ है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, सेकेंड है सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग, नेक्स्ट है निजी क्षेत्र में निवेश, और उसके बाद है नेक्स्ट उपरोक्त सभी। जल्दी से बताओ। इंटरेक्शन अमंग वेरियस इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, या ऑल ऑफ दीज, या ये सारे ही। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है इंटीग्रेशन अमंग वेरियस इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और बता दूं कि मैंने और भी 1-2 स्टूडेंट्स को ये कहते सुना है कि इस टाइप के जितने भी आंसर्स होते हैं, आप भी बताना अगर आप में से भी किसी ने ये सुना है कि जब भी किसी में ऑप्शन दिया हो ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज, तो ज़्यादातर वही सही होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की साइड। नंबर 6, लिबरलाइजेशन सिग्निफिकेंस, मतलब उदारीकरण का क्या अर्थ होता है। पहला वाला दिया हुआ है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, या लाइसेंस की आवश्यकताओं एवं अनियंत्रणों को आसान करना, सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप सोचो आपको कौन सा लगता है कि कौन सा वाला सही है, बताओ फटाफट से। तो देखो, लिबरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें होता है ईजिंग ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट एंड अदर कंट्रोल, लाइसेंस की आवश्यकताओं एवं अनियंत्रणता को आसान करना। यही तो हमने पढ़ा था लिबरलाइजेशन वाले चैप्टर में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की साइड। अगर आप लोग इन्हें नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हो कि मैं इसे वीडियो फॉर्म में भी डालती हूँ, आप वीडियोज़ को डाउनलोड कर लो, बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि ये आते हैं, इससे बाहर कुछ भी यार मैंने चैप्टर के अंदर से निकाला है इनको, है ना, तो इससे बाहर तो कुछ जाने का मतलब ही नहीं बनता। आगे नंबर 7 की साइड बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को डैश प्रभावित करती है। हमारी इकोनॉमिक सिस्टम या एलपीजी में से कोई, यानी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में से कौन सा ऐसा है जो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस्ड करती है। तो हिंदी में आर्थिक प्रणाली, उदारीकरण, वैश्वीकरण या निजीकरण, इनमें से कौन सा है जो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। तो द राइट आंसर इज इकोनॉमिक सिस्टम। हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ही तो है जो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रभावित करती है या उसको इन्फ्लुएंस करती है। आगे बढ़ते हैं नंबर 8 के साइड। बिजनेस एनवायरनमेंट डज नॉट हेल्प, व्यवसायिक वातावरण को मदद नहीं करता। क्या चीज़ इनमें से ऐसी है जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को हेल्प नहीं करती। बाधा, अवसर, संसाधन या निश्चितता। जल्दी से बताओ आपको इनमें से कौन सा लगता है कि जो हमारे एनवायरनमेंट को हेल्प नहीं करती। मैं आंसर की साइड बढ़ती हूँ। देखो, सर्टेनिटी, निश्चितता एनवायरनमेंट को हेल्प नहीं करती, क्योंकि आपको ये बात पता है कि एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है ना, हमारा जो वातावरण है वो चेंज होता रहता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की साइड। लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज़ बीन, भारत की उदारीकरण की नीति रही है, कैसी रही है। सफल है, असफल है, अंशतः सफल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल है, या पार्टली सक्सेसफुल है, या नन ऑफ दीज इनमें से।
जल्दी से बताओ हमारी जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी है इंडिया की वो कैसी रही है। हमारे इंडिया की जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी है वो बहुत ही सक्सेसफुल है। आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक द बिजनेस एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का यानी व्यवहारिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। जल्दी से, सिविलाइजेशन, एम्प्लॉय, या फिर कंपैरेटिव, या फिर कंपल्सरी, शहरीकरण, कर्मचारी, तुलनात्मक या अनिवार्यता। जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। बस आप 3 लोग जो चैट में हैं सिर्फ वही इस बार सारे क्वेश्चन सही करने वाले हैं। जल्दी जल्दी बताओ। आंसर की साइड बढ़ते हैं। तो एम्प्लॉय, निम्न में से कौन सा व्यवहारिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। यार एम्प्लॉयज का इससे कोई लेना देना नहीं है, है ना। इनमें से बाकी सारे, शहरीकरण भी भाई पूरा इफेक्ट डालती है, तुलनात्मक भी, आप कंपैरेटिव स्टडी पढ़ा था इस वाले चैप्टर में हमने, और अनिवार्यता भी, कंपल्सरी भी। चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं नंबर 11 की साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। निम्न में से कौन सा व्यवसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ घोतक है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो बिजनेस एनवायरनमेंट का इंडिकेट करता है, इम्पोर्टेंस मतलब इंडिकेट, इनमें से कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट को इंडिकेट करता है। तो फर्स्ट वाला दिया हुआ है पहचान करना, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है निष्पादन करना, उसके बाद हो रहे परिवर्तनों का सामना करना, या ये सारे ही होते हैं। आइडेंटिफिकेशन, इंक्रीजिंग कंपटीशन, या चेंज इन एग्रीकल्चर, या मार्केट ओरिएंटेशन। फटाफट से बताओ इनमें से कौन सा है। आंसर की साइड मैं बढ़ती हूँ। मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट ओरिएंटेशन इसका बिल्कुल सही आंसर है। यानी ओके, अच्छा इनके इसमें चेंजेस है। देखो हिंदी वाले में कुछ और है और इंग्लिश वाले में कुछ और है। ओके, वो मैंने गलती से यहाँ पे डी में ये सभी पॉइंट डाल दिए, नहीं तो इसका आंसर होना चाहिए मार्केट ओरिएंटेशन। और अगर चलिए ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, मार्केट ओरिएंटेशन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 12 की साइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट और गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज ऑन बिजनेस और इंडस्ट्री। निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता। नंबर फर्स्ट है ग्राहकों की बढ़ती मांग, नेक्स्ट है प्रतियोगिताओं में वृद्धि, कृषि में परिवर्तन, या फिर बाजार मूलकता। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, कॉपिंग विद रैपिड चेंज, या ऑल ऑफ दैम। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, लास्ट वाला देखेंगे ऑल ऑफ दैम, और इसमें दिया है बाजार मूलकता। तो मैं इसमें बता दूं आपको, आपकी बुक में भी ऐसा है कि मतलब देखा जाए बेसिकली तो इसके 5 आपको पूछे जा सकते हैं, ABCDE, और मान लीजिए या तो ऑल ऑफ दैम हो सकता है या फिर बाजार मूलकता हो सकती है। तो अगर ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उन बेसिस पे बता सकते हो। चलो जल्दी से मैं इसके आंसर की साइड बढ़ती हूँ। कॉपिंग विद रैपिड चेंज, आपके जो कृषि में परिवर्तन होते हैं, ठीक है, वो आपकी सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय और उद्योग पर प्रभाव नहीं डालते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की साइड। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया हमारा जो फर्स्ट मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर था वहाँ तक। नेक्स्ट पे मतलब क्वेश्चन नंबर 13 से यहाँ से हम कर रहे हैं प्लानिंग चैप्टर का, ठीक है। प्लानिंग क्या है। प्लानिंग पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, या ऑल टाइम है। मतलब प्लानिंग केवल पास्ट में रहती है, फ्यूचर में रहती है, प्रेजेंट में रहती है, या हमेशा रहती है। तो इसका आंसर सही होगा प्लानिंग ऑल टाइम, सभी समय के लिए रहती है। बढ़ते हैं आगे। अ प्लान इज अ ट्रैप ऑफ कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ विनियोजन, भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। ये किसने बोला है, मतलब ये जो स्टेटमेंट दी है वो किसने दी है। तो
करण गौतम का मैसेज आया, हाय हाय करण। इसमें ऑप्शन फर्स्ट है न्यूमैन, बी है हार्ले, सी है एलन और 4 है टेरी। तो देखो इसमें कुछ अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है और ये किसी ने दी है, तो हम फटाफट से देख लेते हैं कि किसने दी है। तो ये है एक स्टेटमेंट दी है नियोजन के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, वो एलन ने दी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड की साइड। बजट रेफर्स टू, बजट का अर्थ है, मतलब बजट क्या होता है। तो फर्स्ट वाला निष्पादन का नियोजित लक्ष्य, सेकेंड है भविष्य के कार्यकलाप का प्रयोग, संसाधनों का सही विवरण, या फिर आशान्वित परिणाम का अंकों में विवरण। जल्दी से बताओ आपको कौन सा लगता है कि इसका सही है। मतलब बजट क्या है इनमें से, एक प्लान टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस है, यूज ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटीज़ है, सिस्टमैटिक अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, या फिर एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं। जल्दी से बताओ क्या है। देखो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है, मतलब एक न्यूमेरिकल टर्म में बजट क्या होता है, एक न्यूमेरिकल टर्म है जिसमें कि आप क्या करते हो, आप चेंजेस करते रहते हो। बजट में आपका बजट क्या है, अगर हम वैसे आपसे पूछे कि आपका बजट क्या है, तो वो एक न्यूमेरिकल टर्म है ना, एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल टर्म है। बढ़ते हैं नंबर 4 की साइड। ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लानिंग इज द, करण आप कौन से वाले का आंसर सी बता रहे हो, साथ में मुझे ये तो बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा। मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, प्रारंभ है, अंत है, प्रारंभ एवं अंत दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। बिगिनिंग है, एंड है, प्लानिंग एंड एंड, मतलब बिगिनिंग एंड एंड बोथ है, या नन ऑफ दीज। इसका बताओ करण मुझे जल्दी से, फोर्थ वाले का क्या होगा, जल्दी बताओ फोर्थ वाले का क्या होगा। प्लानिंग इज बिगिनिंग एंड एंड बोथ, या नन ऑफ दीज, जल्दी। ओके मैं बता देती हूँ इसका क्या है। फोर्थ वाला, यानी अब आप खुद सोचो कि नियोजन यानी प्लानिंग, ऐसा तो नहीं होता, नहीं करण, इसका आंसर ए कैसे हो सकता है। प्लानिंग क्या है, मतलब अगर आप ये देखोगे कि प्लानिंग आप केवल स्टार्टिंग में करते हो, बिगिनिंग में करते हो, नहीं, प्लानिंग आप बिगिनिंग से लेके लास्ट तक हर काम प्लानिंग में ही होता रहता है, और एंड में भी प्लानिंग खत्म नहीं होती, वहाँ खत्म होती है, उसके बाद नई शुरू हो जाती है ना। चलो नंबर 5 की साइड बढ़ते हैं। प्लानिंग है गोल ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, या फिर मेंटल प्रोसेस है, या ये सारे हैं। प्लानिंग जो है यानी नियोजन जो है वो लक्ष्य अभिमुखी है, उद्देश्य अभिमुखी है, मानसिक प्रक्रिया है, या ये सारे ही हैं। जल्दी से बताओ प्लानिंग क्या है। सत्यम, हेलो सत्यम। देखो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग ये सब है। एक गोल ओरिएंटेड है, आपका एक गोल है तभी आप प्लान करते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, भाई बिल्कुल मेरा एक उद्देश्य है, मैं उद्देश्य तक पहुंचना चाहती हूँ इसलिए, है ना। या फिर मेंटल प्रोसेस, ऑफ कोर्स मेंटल प्रोसेस है, भाई दिमाग से ही तो सारी चीज़ें सोच रहे हैं हम, और ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन पर 6 की साइड। अ गुड प्लान इज, एक अच्छा प्लान जो होता है, हेलो सत्यम, हेलो। अ गुड प्लान इज, एक अच्छी योजना है, होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है भाई, या फिर टाइम कंज्यूमिंग होती है, या फ्लेक्सिबल होती है, या रिजिड होती है। हिंदी में बात करें खर्चीली होती है। अगर एक अच्छी योजना है, क्या ये ज़रूरी है कि वो खर्चीली हो, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, समय लेने वाली होती है, या फिर बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, मतलब लोचपूर्ण होती है, या फिर संकीर्ण होती है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि लोचपूर्ण का ये मतलब होता है, वैसे पता होगा आप लोगों को। करण आप सी और डी किस वाले का आंसर बता रहे हो, एक बार मुझे ये ज़रूर बताओ, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। आप शायद इसी 6 के बारे में बात कर रहे हैं, तो सी और डी में कोई एक चूज़, ओके हाँ, सी और डी में एक चूज़ करो कोई। लोचपूर्ण क्या होता है थोड़ा सा समझा देती हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो फ्लेक्सिबल ये होता है, मैंने अभी सोचा, मैंने कोई प्लानिंग करना स्टार्ट किया,
फिर मुझे कुछ टाइम बाद लगा कि नहीं यार, मतलब प्लानिंग आप किस बेस पे करते हो, क्या आप काम स्टार्ट नहीं करते हो उससे पहले आप प्लान करना शुरू करते हो, दिमाग में एक पिक्चर बना लेते हो काम के लिए। लेकिन मुझे बीच में लगा कि जो मैंने प्लानिंग की थी उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो यार मेरी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी फ्लेक्सिबल हो। अगर मुझे बीच में लग रहा है कि इस काम में ये चीज़ और होनी चाहिए थी, तो मैं उसे उसमें ऐड कर पाऊँ या फिर उसमें से लेस कर पाऊँ। तो जो हमारी प्लानिंग होती है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। नहीं करण, डी कैसे हो सकता है? अच्छा, डी समझाना, ओके। रिजिड क्या होता है आप ये पूछ रहे हो। देखो रिजिड क्या होता है कि संकीर्ण का बेसिकली मतलब ये होता है कि जैसे लोचपूर्ण का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सिबल क्या होता है, संकीर्ण उसका बिल्कुल उल्टा होता है कि मैंने जो प्लान कर लिया, 1 महीने की प्लानिंग बना ली, अब उसमें कोई भी चांसेस नहीं है कि मैं उन्हें चेंज कर पाऊँ, ठीक है। तो वो होता है कि वो रिजिड होता है ना। तो ऐसी प्रणाली तो नहीं होनी चाहिए ना, ऐसा प्लान तो नहीं होना चाहिए। बीच में मुझे लग रहा है 15 दिन बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई कि अब जैसे अगर मैं अपने चैनल की बात करूँ तो मैंने पहली वाली लाइव क्लास ली 2 बजे, फिर मुझे कई बच्चों के कमेंट आए कि मैम शाम को लो 7 बजे, उस टाइम हम ज़्यादा फ्री होते हैं। वो बात अलग है कि अभी भी ज़्यादा बच्चे नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी तो मेरी प्लानिंग में ये क्या फ्लेक्सिबिलिटी थी कि मैंने कहा ठीक है 2 की जगह मैं 7 बजे क्लास ले लूँगी, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। और इसके जस्ट अपोजिट कि नहीं मैंने बोल दिया 2 बजे तो दैट मीन्स 2 बजे, वो होता है रिजिड होना, संकीर्ण, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग? निम्नलिखित में से कौन सी प्लानिंग की नियोजन की सीमा नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वाला है समय की बर्बादी, उसके नेक्स्ट है नियंत्रण का आधार, कठोरता, ये कठोरता नहीं है, कठोरता होगा, ठीक है। उसके बाद अत्यधिक लागत, फर्स्ट है वेस्टेज ऑफ टाइम, बेसिस ऑफ कंट्रोल, या फिर रिजिडिटी प्लानिंग, या फिर ह्यूज कॉस्ट। मैम मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ आपके चैनल पे, ओके थैंक यू करण, थैंक यू सो मच। आगे भी हमेशा बने रहना और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो आने के लिए, थैंक यू सो मच। जल्दी से इसका आंसर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिमिट? इनमें से कौन सी लिमिट नहीं है, प्लानिंग की कौन सी लिमिट इनमें से नहीं है? जल्दी से बताओ। आपने क्या बोला? डी, बेसिस ऑफ कंट्रोल। देखो इसका बेसिस ऑफ कंट्रोल क्यों सही है मैं वो बता देती हूँ। वो ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि कौन सी लिमिट है, वो पूछ रहा है कौन सी लिमिट नहीं है। तो यार बेसिस ऑफ कंट्रोल तो अच्छी चीज़ होती है, बेसिस ऑफ कंट्रोल तो होना ही चाहिए, है ना। तो इस वजह से बेसिस ऑफ कंट्रोल इसकी लिमिट नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की साइड, नंबर 8 प्लानिंग। प्लानिंग क्या है भाई? प्लानिंग एक नियोजन प्रबंध का कार्य है। प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, या इनमें से सभी हैं? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ऑल ऑफ दीज है, या इनमें से कौन सा वाला है? जल्दी से बताओ। अच्छा तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, जब हमने प्लानिंग चैप्टर किया था, तो अगर जिन लोगों ने क्लास ली है उन्हें पता होगा प्राइमरी कुछ होता है, ठीक है, सेकेंडरी कुछ होता है, तृतीयक तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सी तो वैसे ही आप बाहर कर दो। सत्यम आप बोल रहे हो इसका सी सही है, सेकेंडरी? ओ सत्यम नहीं, डी तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। इनमें से सारे, मैंने आपको बताया ना सारे क्यों सही नहीं है, क्योंकि तृतीयक कुछ है ही नहीं। केवल प्राइमरी 2 टाइप्स के बताए हैं, एक प्राइमरी प्लानिंग होती है और एक सेकेंडरी प्लानिंग होती है, ठीक है। इसलिए इसमें से डी वाला सही नहीं है। वही मैं अभी पता नहीं आप उस टाइम पे थे या नहीं थे, लेकिन मैंने तब भी बोला था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि नॉर्मली एंड ऐसे वालों में जिनमें ऑप्शन एक ये हो ऑल ऑफ दीज, उसको लगा दो, वो हमेशा सही होता है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो स्कूल में पता नहीं मतलब 5th 6th स्टैंडर्ड में होता हो तो नहीं कह सकती, लेकिन अब हम बड़े स्टैंडर्ड में हैं यार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन, प्लानिंग किस पे बेस्ड होती है? फास्ट पे होती है, फ्यूचर पे होती है, या प्रेजेंट पे होती है, फॉरवर्ड है? तो ऑल ऑफ दीज, मतलब प्लानिंग किस पे बेस्ड है? भूतकाल पर, आगे आने वाले पर यानी फ्यूचर पर, या फिर आगे आने पर, या फिर फ्यूचर पर, या इनमें से सभी? जल्दी बताओ।
देखो प्लानिंग हमेशा पास्ट पर बेस्ड होती है। क्यों पास्ट पे बेस्ड होती है वो बता देती हूँ। इसमें से मतलब मैं बहुत सा एग्जैक्टली मुझे लगा था, कारण मैं यही बात बोलने भी वाली थी, सत्यम सेम चीज़ मैं बोलने वाली थी, आप लोगों ने उससे पहले गलत आंसर दे दिया। देखो सब बच्चों को ज़्यादातर ऐसा लगता है, मतलब जब मैं स्कूल में थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि इसमें भविष्य ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक चीज़ बताओ मुझे, जब आप प्लानिंग करते हो आप फ्यूचर की चीज़ें नहीं देख सकते। आप कौन सी चीज़ें देख सकते हो जो आपके साथ पास्ट में हुई है। मैं कोई बिज़नेस चला रही हूँ लास्ट 2 साल से, ठीक है, तो मैं आज बिज़नेस, अगर मैं आज दूसरे ईयर में हूँ तो मैं उसमें जो चेंजेस करूँगी वो किस बेस पे करूँगी, अपने पास्ट को देखते हुए कि यार मेरे पास्ट में मुझे इस चीज़ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था तो मैं उन्हें कंटिन्यू करूँगी, अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था तो मैं उन्हें कंटिन्यू नहीं करूँगी। होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका सी सही नहीं होगा, इसका आंसर ए सही होगा कि आप पास्ट को देखते हुए हमेशा अपने हमारी प्लानिंग बेस्ड होती है। नेक्स्ट करण, आपको क्या हुआ, आप क्या मैम इतना शॉकिंग रिएक्शंस क्यों दे रहे हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एक ऐसी विधि है डैश, एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है। इज द मैथड विच कंप्लीट वर्क। कौन सा है। फर्स्ट है प्रक्रिया, सेकंड है उद्योग, थर्ड है उद्देश्य और फोर्थ है व्यापार। प्रोसेस, इंडस्ट्री, ऑब्जेक्ट और ट्रेड। क्या पूछा जा रहा है, इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो कार्य को पूरा करती है। जल्दी से बताओ इनमें से कौन सी विधि है जो कार्य को पूरा करती है। हाय श्रेया, हाय नरेंद्र कुमार, हेलो नरेंद्र, हेलो। मनु सिकरवार, सी नहीं, सी सही नहीं होगा। नो नो, सब लोग एक ही बता रहे हो इसका आंसर, ठीक है। बस आपने मनु आपने गलत बताया, बाकी सब सॉरी मैम, नहीं मैम, ओके ठीक है। देखो एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है, बिल्कुल एक प्रोसेस ही तो है जो कार्य को पूरा करती है, बाकी सारी चीज़ें तो उसका एक पार्ट है केवल, है ना। बी भाई इंडस्ट्री एक पार्ट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट हो सकता है, ट्रेड एक पार्ट हो सकता है, लेकिन प्रोसेस ही ऐसी है जो एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलती है ना। होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे नंबर 11 की साइड। फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग इज एसेंशियल साइंटिफिक। कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है वैज्ञानिक डैश के लिए, वैज्ञानिक नियोजन के लिए, वैज्ञानिक प्रबंध के लिए, वैज्ञानिक संगठन के लिए या वैज्ञानिक नियंत्रण के लिए। प्लानिंग, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोल। जल्दी से बताओ, इसमें श्रेया ने बोला है बी सही होगा, और कि जल्दी से बताओ बाकी सबको क्या लगता है। नरेंद्र कुमार सिंह आप बताइए, करण जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। करण को लगता है इसका ए सही होगा, ओके। अभी और कोई रह गया है, जल्दी नरेंद्र कुमार सिंह फटाफट से जल्दी बताओ इसका क्या सही होगा। मैं बताऊं, मैनेजमेंट। आप एक चीज़ देखो, आप थोड़ा सा सोचते तो आपको समझ में आता है एग्जैक्टली। सत्यम ने इसका बोला है बी, श्रेया ने भी बोला है बी, करण ने पहले ए बोला, ओके फिर बी बोला, ठीक है। बिल्कुल मैनेजमेंट इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आप एक चीज़ देखोगे तो मैनेजमेंट के पार्ट हैं ये सारे। प्लानिंग भी मैनेजमेंट का पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेजमेंट का पार्ट है, और कंट्रोल भी। ओके करण मैं समझ गई, इतनी बार बी लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। तो कंट्रोल भी मैनेजमेंट का पार्ट है, तो इसका मैनेजमेंट सही होगा। नंबर 12, प्लानिंग इन्वॉल्व्स। नियोजन में शामिल है डैश। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, या फिर उपयुक्त सभी। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। जल्दी से बताओ सब लोग, करण, श्रेया, सत्यम जल्दी बताओ, नरेंद्र। श्रेया को लगता है डी इसका सही होगा, बाकी सारे भी जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा सही। ओके 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 ओके। सत्यम को लगता है डी, करण को लगता है सी। ओके चलो एक बार देख लें क्या होगा। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही। चलो करण, और मैं बताती हूँ ऑल ऑफ दीज क्यों सही होगा।
और वो हाउ टू डू बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करना है और कब करना है भी तो गलत नहीं है करण, वो भी तो सही है ना, तो इसके सारे ही सही होंगे। ओके चलो, मे बी शायद ये लास्ट नहीं, अच्छा एक और है अभी। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप ऑफ प्लानिंग, मैंने ये आपको बताया था, मतलब अगर आपने थ्योरी वाली क्लासेस देखी है मैंने एक एक अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मुझे जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो गया। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं 8 हैं, 6 हैं, 4 हैं या 2 हैं। 8 6 4 2, फटाफट से बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी। सत्यम, करण, नरेंद्र, जल्दी बताओ क्या होगा भाई। श्रेया, 4 शायद, सत्यम ने बोला है शायद 4। चलो बाकी सबको क्या लगता है क्या होगा भाई। अब शायद वाला टाइम निकल चुका है वैसे तो। दिव्यांशु 8, सत्यम सी, ओके सत्यम ने कितना बोला है 4, ठीक है। श्रेया ने बोला डोंट नो नहीं पता मैम। करण ने भी बोला है, नरेंद्र कुमार सिंह ए बोला है इन्होंने। अच्छा देख लेते हैं क्या है एग्जैक्टली आंसर। 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जॉर्ज आर टेरी ने बोला कि इन्होंने नियोजन के यानी प्लानिंग के 4 टाइप्स बताए हैं हमको। मे बी शायद लास्ट, अच्छा ओके अभी और है। चलो नेक्स्ट, अ गुड प्लानिंग इज, एक अच्छी योजना है, ये हम कर चुके हैं शायद से, आगे भी था ये। चलो एक बार फिर से कर लेते हैं, फटाफट से बता दो इसका सही आंसर क्या होगा। एक अच्छी योजना बहुत एक्सपेंसिव होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ही रिजिड होती है। जल्दी से बताओ। श्रेया आप सी, इसका 14 का आंसर बता रहे हो, जल्दी जल्दी बताओ। सी सब लोग बोल रहे हैं सी, ओके सब ने बोला। श्रेया ने बोला सी, सत्यम ने बोला सी, अभी और कोई रह गया है? नरेंद्र आप रह गए हो। सी अरे रे, ओके ओके चलो एग्जैक्टली बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। हाँ तो ये हो गए थे 14 कंप्लीट हमारे। तो आज हमने 2 चैप्टर्स इसमें कवर किए, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, यानी प्लानिंग, और प्लानिंग से पहले हमने किया बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सारे हो गए। हाँ ठीक है, अभी इसके आगे वाले चैप्टर्स हम कर लेंगे। होप आप लोगों को ये समझ आए होंगे। मतलब मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैंने पूरे चैप्टर के अंदर से जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहे थे वो मैंने किए, इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इनको ज़रूर नोट करो, ज़रूर करो। और क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ना एग्ज़ाम्स में, नवंबर भी आप देख रहे हो जल्दी जल्दी दिन निकल रहे हैं, इसमें फेस्टिवल्स भी आ जाएंगे बीच में, तो आप लोगों के कुछ टाइम उसमें निकल जाएगा। तो अगर आपको बिज़नेस में या अकाउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूछ सकते हो। दूसरी चीज़, अभी ये जो 10 लोग हैं यहाँ पे, मैं इनको ये चीज़, थैंक यू श्रेया बोल रही हैं, थैंक यू मैम, थैंक यू श्रेया, आप आए, मुझे यही बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जैसे मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि चैनल थोड़ा नया है तो अभी इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं, उसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ट्रस्ट मी के इसमें निकल जाता है। क्योंकि मैं दिन में आपको 3 वीडियोज़ दे रही हूँ, आपको पता होगा, एक सुबह आती है एनसीईआरटी की बुक से, शाम को मिल रही है आपको 6-7 बजे के आसपास एक वीडियो आती है टीएस ग्रेवाल की बुक से, और दोपहर में मैं आपको दे देती हूँ थ्योरी वाले वीडियोस। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अभी ना मेरा ज़्यादा टाइम किस में निकल जाता है, अगर बीच में आप लोग कुछ वो करते हो ना, कुछ क्वेरीज़ रहती हैं आपकी, तो मुझे लगता है कि वो क्वेरीज़ भी पूरी होना बहुत ज़रूरी है, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ऐसे कभी कभी दिन में 4 वीडियोज़ भी हो जाती हैं। तो आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है ना, आप लोग कमेंट करो, कमेंट करके बताओ। क्योंकि मतलब अब आप लोगों को डाउट्स नहीं रहने चाहिए इस टाइम पे, है ना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप होप आप लोग सब एंजॉय कर रहे हो। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज अगर हमारे पास अभी लाइव चैट में मेरे पास 10 लोग हैं, तो होप्स हो कि जब हमारी नेक्स्ट सैटरडे को क्लास आने वाली है, अगर आप लोग 7 बजे कंफर्टेबल नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और होप कि आप लोग अपने और फ्रेंड्स को भी बताओगे, और नेक्स्ट सैटरडे को लगभग दुगने तो मैं इससे एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ। और थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए कि आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अदरवाइज़ एक मोरल बहुत डाउन हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं आते, फिर लाइव क्लास का मतलब क्या है। फिर तो मैं जैसे रिकॉर्ड करके वीडियोज़ डाल रही हूँ वैसे भी डाल सकती हूँ, है ना। अब आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ऑल द बेस्ट, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।